स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 कोर पत्र 13। इसके तहत आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसकी अवधारणा, उसके स्वरूप, उसके विभिन्न क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रयोजन मूलक शब्द का निर्माण दो शब्दों के मिलने से हुआ है। एक है प्रयोजन और दूसरा मूलक। कुछ लोग इसे प्रयोजन उपसर्ग और मूलक प्रत्यय भी कहते हैं। यानी जिस तरह से भी हम देख लें, ये दो शब्द हैं, प्रयोजन और मूलक। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य और मूलक का अर्थ है तात्पर्य। इस तरह से हम प्रयोजन मूलक का अर्थ अगर करें तो किसी उद्देश्य से संबंधित जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी हम उसे कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी प्रयोजन विशेष से हो, यानी किसी खास प्रयोजन से हम जिस हिंदी का उपयोग करते हैं उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी आज के समय में बहुत प्रचलित हो गया है, या कहें कि बहुत प्रतिष्ठित होते जा रहा है दिन प्रतिदिन प्रयोजन मूलक हिंदी। हिंदी के उन शब्दों या भाषाओं को जो साहित्य से अलग मानक भाषा का प्रयोग होता है उसे हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। यानी जो साहित्यिक से इतर है, साहित्य से अलग है। साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा में अंतर है। इस अंतर पर कभी हम विषय अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन समान रूप से समझिए दोनों में अंतर है। प्रयोजन मूलक भाषा या हिंदी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, अगर इस विषय को देखें तो इसका प्रमुख क्षेत्र जो है शासन, प्रशासन, कार्यालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इत्यादि विविध क्षेत्र हैं जिसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। यह यानी प्रयोजन मूलक हिंदी आज देश के बहुत बड़े फलक पर प्रयोग हो रहा है। यानी इसका क्षेत्र जो है विस्तार होते जा रहा है, विस्तृत होते जा रहा है। इसके प्रयोग के तहत अगर हम देखें तो यह कंप्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीप्रिंट, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म, विज्ञापन, शेयर बाजार, रेल, जहाज, बीमा, बैंकिंग, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आयुर्विज्ञान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, लेटर पैड, राजपत्र, अधिसूचना, विज्ञापन, टिप्पण, निविदा, नीलाम पत्र, मंजूरी पत्र आदि अनेक क्षेत्रों में से इसका प्रयोग होता ही है। ये अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार, बाजार, तीर्थस्थल, कल कारखाने, कचहरी आदि भी प्रयोजन मूलक हिंदी पर आधारित क्षेत्र बनते जा रहे हैं। यानी इसका क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होते जा रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी कि अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होता है। हम देख सकते हैं इसको
अलग अलग चरणों में कौन कौन से क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं इसके, तो एक एक करके उन क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे जिस क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। तो पहला है साहित्यिक प्रयुक्ति क्षेत्र। इस क्षेत्र में किसी भी भाषा का अनिवार्य आवश्यकता साहित्य है, ये हम जानते हैं। लोकबद्ध साहित्यिक भाषा काफी विशेषताएं लिए होती है। साहित्य भाषा में जन मन के जीवन से के साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का आलेख पाया जाता है। हिंदी भाषा के साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा काफी पुरानी रही है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबको समेट लेने की क्षमता है। इसीलिए हिंदी भाषा में आप देखेंगे तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज अत्यंत अधिक शब्द का समावेश होता रहता है, यानी सभी को समेट कर चलने वाली भाषा के रूप में इसे हम जान सकते हैं। यह भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं की शब्दावली ग्रहण कर समस्त युग चेतना की अभिव्यक्ति प्रदान करती है और उसके प्रदान करने में सहायक होती है। हिंदी भाषा की साहित्य अधिक सजग और समावेशी है। तो साहित्यिक प्रयुक्ति साहित्य में भी इस भाषा का प्रयोग होने लगा है, प्रयोजनमूलक शब्दों का इस क्षेत्र में भी होता है। दूसरे अगर हम आगे देखते हैं तो दूसरा क्षेत्र है वाणिज्यिक प्रयुक्ति। हिंदी भाषा की यह भी एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है, प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति है। कौन? वाणिज्यिक प्रयुक्ति। इसके तहत औद्योगिक क्रांति, हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद इसका महत्व और प्रयोग का क्षेत्र राष्ट्रीय नहीं बल्कि हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर और बहुआयामी हो गया है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इसके तहत एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग होता है जो इन क्षेत्रों में किया जाता है, दूसरे क्षेत्रों में नहीं होता है उस शब्द का। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक वाक्य रचना से काफी अलग होती है। जैसे अगर कुछ उदाहरण देखें इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाले शब्दों का, तो बाजार की भाषा देखते हैं हम, अखबारों में भी छपता है, पढ़ते होंगे। जैसे आता है सोने में उछाल, चांदी पड़ा मंदा, शेयर बाजार लुढ़का, तेल की धार ऊंची, दाल पहुंच से दूर। इस तरह के जो शब्द हैं यह व्यापारिक वाणिज्यिक प्रयुक्ति जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसके तहत आते हैं। हिंदी भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र काफी विस्तृत और लोकप्रिय हो रहा है धीरे धीरे, और आगे और लोकप्रिय होने की संभावना है। इसके तीसरे चरण देखते हैं अगर हम, तो आता है कार्यालयी प्रयुक्ति, यानी कार्यालय में प्रयोग होने वाली। यह हिंदी भाषा के आधुनिक और सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में इसका समावेश होता है। इसका प्रयोग जैसा हमने पहले कहा था, बताया था कि सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी आदि कार्यालयों में काम काज की भाषा के रूप में होता है या इसका प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में काफी अंतर है, हम लोग जानते हैं। कार्यालयी भाषा हिंदी की अपनी विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली और पद रचना होती है, यानी उसके जो कार्यालय में प्रयुक्त होते हैं वह आम जगहों पे नहीं होते, या कार्यालय के लिए होते हैं, बाजार में उसका प्रयोग नहीं होगा। ऐसे शब्द ये प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत आते हैं, प्रयोजनमूलक शब्द कहे जाते हैं। इसके तहत अगर हम कहें तो मसौदा लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, टिप्पण
अनुवाद, निविदा, अधिसूचना आदि लेखन के प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है, कार्यालय प्रयुक्ति का। इसी तरह से अगर हम चले तो अगले चरण जो है चौथा चरण, जिसके तहत हम विज्ञान और जनसंचार की प्रयुक्ति इस नाम से देख सकते हैं। विज्ञान और जनसंचार की प्रयुक्ति, यह प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध क्षेत्र जो है, कौन कौन क्षेत्र में प्रयोग होते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसके तहत ये विज्ञान और जनसंचार की प्रयुक्ति। जैसा हम जानते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी में विज्ञान और जनसंचार की भाषा तेजी से उभर कर सामने आया है। इसके तहत आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों का चयन, प्रवाहमय भाषिक संरचना, विज्ञापन भाषा आदि का प्रयोग होता है। इसकी प्रयुक्ति होती है, यानी विज्ञापन और जनसंचार की प्रयुक्ति। तो इसके तहत विज्ञापन की भाषा अलग होती है, इसके शब्द अलग होते हैं, क्योंकि वह हमें देखना भी होता है, लुभाता भी है, सुनाता भी है, इसलिए इसमें मोहक भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है तथा सुनने और देखने लायक बनाया जाता है। इस भाषा के इस तरह से प्रयोग करते हैं जो लोगों को आकर्षित करे। विज्ञापन करना है ना, किसी का प्रचार प्रसार की भाषा होती है, क्योंकि यह व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, लोगों को उत्पाद बेचना होता है। तो हम विज्ञापन करते हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए, तो उसमें हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी भाषा जो है वह लोक लुभावन हो, ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। इसके जनसंचार प्रयोग में हम अगर देखें तो अखबार, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि आते हैं। इसके अनुरूप भाषा और शब्दों का चयन भी हमको करना पड़ता है। ये सारे प्रयोजन मूलक के अधीन आते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वह इनके अनुरूप भाषा का चयन होता है। अब समाचार लिखने में जिन भाषा का प्रयोग हुआ वो आम बोलचाल की भाषा में नहीं होता है। जो टीवी की भाषा होती है, जो इंटरनेट की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग होती है। तो उसका अलग अलग रूप है जो इसकी विशेषता को दर्शाता है। अगला चरण हम देखते हैं, पांचवा चरण, तो आता है विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति, यानी कानून की भाषा जो है, विधि का नियम कानून की जो भाषा है उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा, उसमें जो प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत हम कह सकते हैं कि इसका सीधा संबंध राजभाषा, अनुवाद प्रक्रिया तथा तकनीक शब्दावली से माना जाता है। पहले क्या था कि अदालतों की भाषा या कानूनी भाषाएं ऐसी होती थी जो आम लोगों के समझ से बाहर होता था। केवल ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाते थे, ऐसे ऐसे वाक्यों का जो आम जनमानस के पहुंच से बाहर, यानी समझ से बाहर की बात थी। इसको देखते हुए कानून क्षेत्र में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के सहित अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रचलित प्रयोग किया जाने लगा, उसे ग्रहण किया गया, उसका प्रयोग किया जाने लगा। और इस प्रकार कानून और विधि में प्रयोग होने वाले तकनीक शब्दावली, विशिष्ट पद विन्यास, लंबे संयुक्त वाक्य आदि सुचारू बनने में सहायक होने लगे, जो आम लोगों को भी समझ आने लगा। उनको लगाने लगा कि नहीं, अब हमारी भाषाओं में भी, हमारी अपनी आवाज़ में भी कानून के तहत कार्य किए जा सकते हैं, कानून में मदद किया जा सकते हैं, कानून में अदालतों में बहस किया जा सकता है, उसमें हम उसके आवेदन दे सकते हैं अदालतों में कानून के परामर्श के लिए। तो यह प्रयोजन मूलक हिंदी के भी एक अंग है जिसके तहत प्रयोजन मूलक हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला अगर हम चरण देखते हैं तो उसके तहत है वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति। इसके तहत हम क्या करते हैं कि इसका तात्पर्य जो है हिंदी भाषा के वह स्वरूप जो विज्ञान और तकनीक शब्दावलियों से संबंध स्थापित करता है, उससे है। विज्ञान और तकनीक की भाषा
समान व्यवहार की भाषा से अलग होती है। जैसा हमने पहले भी बताया कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द के जितने भी क्षेत्र हैं उसके सभी क्षेत्रों की भाषाएं एक दूसरे क्षेत्रों से अलग होती है। क्योंकि उसी प्रयोजन के लिए होता है इसलिए उसकी भाषा अलग होती है। साहित्यिक से तो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ कहानी, कविता, लेख, निबंध इत्यादि लिखने नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि इस वैज्ञानिक और तकनीक विशिष्टता में ढालने के लिए हिंदी, संस्कृत के साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का और उसके शब्दावलियों को प्रयोग किया गया प्रयोजन मूलक बनाने के लिए, यानी विज्ञान और तकनीक के भाषा को बनाने के लिए, आम समझ के लिए। तो इन तमाम भाषाओं को ग्रहण किया गया एकत्रित करके, और जो चीज़ें बनी उसे प्रयोजन मूलक हिंदी वैज्ञानिक और तकनीक भाषा प्रयुक्ति के क्षेत्र के लिए स्थापित हुई। प्रयोजन मूलक हिंदी इस क्षेत्र में भी प्रभावी होकर उभरा, यानी विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी आज प्रयोजन मूलक हिंदी उभर करके सामने आई है। इसके तहत हम देखते हैं कि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, दूरसंचार तकनीकी, कंप्यूटर, तरंग इत्यादि क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा प्रयुक्त हो रही है, प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों की बात की। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता हम कह सकते हैं 3-4 तरह की विशेषताएं हैं, जिसको एक एक कर हम लोग समझेंगे, जैसा आज तक करते आए हैं। क्योंकि इनमें से कभी एक विशेषता की अगर बात करनी पड़ेगी आपको, तो आपको उसे लिखने में पूरा इतिहास नहीं जानना पड़ेगा, उसी विशेषता को आप पकड़ करके लिख सकते हैं। या किसी एक कार्यालयी प्रयुक्ति की भाषा के बारे में मान लीजिए आपको आ गया, तो केवल उसी क्षेत्र की भाषा को पकड़ के ले सकते हैं। यह 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो उसके लिए उसको आवश्यक है। तो अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसके तहत अनुप्रयुक्त इसकी एक विशेषता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है प्रयोजनीयता, इसको किस तरह से प्रयोजन किया जाए। इसके तहत हिंदी के प्रयोजन मूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालयी भाषा, वाणिज्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों के में इसके प्रयोग होता है अनुप्रयुक्ता में। अब दूसरा अगर हम देखें तो वैज्ञानिकता इसकी विशेषता है। वैज्ञानिकता का भी अहम रोल है, अहम पार्ट है इसका, इसकी विशेषता है। जैसे किसी भी विषय में अगर हम तर्क संगत कहें या कार्य, वैज्ञानिक किसको हम कहेंगे? जो तर्क संगत हो, कार्य कारण भावयुक्त विशिष्ट ज्ञान पर आधारित जो प्रवृत्ति होती है उसे वैज्ञानिकता कहा जाता है। उसी के तहत इसके विशेषता है कि यह प्रयोजन मूलक हिंदी के अध्ययन तथा विश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विश्लेषण और उसकी विशेषता में सहायक होती है, इसलिए इसकी वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता क्या है? जो कार्य है, जिस कारण है उसकी पूर्ति कर रही है कि नहीं वो भाषा, वह शब्द कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर है तो वैज्ञानिकता है, प्रमाणिकता है। जैसे आदमी के सांस लेना जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और मनुष्य नाकों से सांस लेता है, कभी कभी मुंह से भी लेता है, तो ये उसकी वैज्ञानिकता है। यह सत्य है, जो माने प्रायोगिक है, सत्य है। उसी तरह से इसके जो प्रयोजन मूलक की विशेषता जो है वह वैज्ञानिकता लिए भी है। अगर हम देखते हैं इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके शब्दावलियों में स्पष्टता है, तटस्थता है, विषय की निष्ठता है, यह तर्क संगत है, इसमें तर्क संगत विद्यमान है इसकी भाषाओं में, इसके शब्दों में। प्रयोजन मूलक हिंदी प्रकृति, प्रयुक्ति, भाषिक संरचना और विषय विश्लेषण द्वारा सभी स्तरों पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकता को साबित करती है। यानी पूर्ण रूप में ये हिंदी जो है वह वैज्ञानिकता है, यह इसकी विशेषता है। सामाजिकता अगली जो विशेषता है सामाजिकता।
हम समझते हैं कि जानते हैं कि सामाजिकता का संबंध मानविकी से है या मानवीय समाज से है। प्रयोजन मूलक हिंदी का निर्माण और परिचालन का संबंध भी समाज तथा उससे जुड़े विभिन्न ज्ञान विज्ञान और समाजों से है। सामाजिक विज्ञान की तरह इसमें अंतरिक्ष ज्ञान, सामाजिक विज्ञान की तरह इसके तहत कहें कि हम अंतर्निहित ज्ञान और प्रयुक्ति, उसके सिद्धांत, प्रयुक्त, उसके तहत प्रयुक्त ज्ञान, इससे मनुष्य के सामाजिक क्रियाकलापों का संबंध तर्कनिष्ठा, अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है इस भाषा के तहत। प्रयोजन मूलक हिंदी में अगर हम कहें कि सामाजिकता के तत्व देखे जा सकते हैं, इसकी भाषा जो है, इसके जो शब्द हैं, इसका जो प्रवाह है वह सामाजिकता को जोड़ता है। सभी चीज को ग्रहण करने की आवश्यकता है ना, इससे उससे सभी से लेकर के एक निश्चित शब्दों को तैयार किया जाता है और सभी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस भाषा में सहूलियत होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी सामाजिकता भी है। सामाजिकता के लिए भी यह उपयुक्त है यह भाषा, यह हिंदी। जहाँ मैं हिंदी या भाषा कहूँ, यह प्रयोजन मूलक हिंदी की बात हो रही है, वह उसी का अधीन, भाषा उसी का अधीन है। अब इसकी भाषिक विशेषता भी हम देख सकते हैं। अगला चरण, अगला हम कहें कि इसकी विशेषता के तहत इसकी भाषिक विशेषता है। यह भाषिक विशेषता क्या है? तो भाषिक विशेषता वह है जो प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वतंत्रता और महत्ता को स्थापित करने में और उसे साहित्यिक हिंदी से अलग साबित करने में सफल होता है। हम अपनी विशिष्टता और शब्द ग्रहण करने की क्षमता के कारण यह भारतीय और पश्चिमी भाषाओं के शब्दों को अंगीकार कर या शब्द का भंडार कर आवश्यकता अनुसार उसे स्वीकार कर लेती है। जैसे कहीं अंग्रेजी के शब्द करने होंगे, कहीं उर्दू के, कहीं फारसी के। उर्दू फारसी के शब्द कम प्रयोग होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के शब्द, संस्कृत के शब्द, बाकी भाषाओं के शब्दों को भी हम, कहीं फ्रेंच है, कहीं ब्रिटेनी है, तो कहीं रशियन है, कहीं अमेरिकन है, तो इस तरह की भाषाओं को भी अंगीकार करता है। यह इसकी भाषिक विशेषता है, यह क्षमता है प्रयोजन मूलक हिंदी में। इसके साथ ही हम कहें कि प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा स्पष्ट, गंभीर और सरल तथा एकार्थक होती है। ये द्वयार्थक भाषा नहीं होती प्रयोजन मूलक हिंदी की। इसके जो शब्द होते हैं वो एकार्थक होते हैं, यानी उसका एक ही अर्थ होता है। इसके तहत हम मुहावरे, लोकोक्तियां और अलंकारों का प्रयोग नहीं करते इसके भाषाओं में। यह सर्वथा इससे अलग होता है। ये सब सारी चीजें साहित्यिक भाषाओं में प्रयुक्त होती है, प्रयोजन मूलक भाषाओं में नहीं। इसकी भाषिक जो विशेषता है उसके तहत इनका प्रयोग वर्जित है। यह भाषा क्या है? तो कर्मवाच्य प्रयोग बहुलता दिखलाई देती है इस भाषा में, यानी कर्म की प्रधानता। चूंकि विशेष कार्य के लिए ना प्रयोजन मूलक हिंदी का उत्पत्ति हुई। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी विशेष उद्देश्य के लिए। तो इसमें कर्म प्रधान की बहुलता दिखलाई देती है। इसकी भाषिक विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें रचना धर्मिता, बोलचाल की तथा साहित्यिक हिंदी से अलग होती है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसकी भाषिक विशेषता जो है वह बोलचाल की भाषा से या साहित्यिक हिंदी की भाषा से बिल्कुल अलग होती है, जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की। अगर हम उपयुक्त बातों पर चर्चा करते समय जिन बातों का उल्लेख किया है हम सबों ने, जिन विशेषताओं के, जिन क्षेत्रों के इनके, उस पर अगर हम ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज प्रयोजन मूलक हिंदी देश दुनिया में काफी प्रचलित हो गया है। इसके प्रयोग दिन प्रतिदिन हर एक क्षेत्रों में बढ़ता ही जा रहा है। अगर
साहित्य रचना को छोड़ दिया जाए तो इस हिंदी का इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहा है कहें, और लगातार उसका प्रचार और प्रसार बढ़ते ही जा रहा है। यानी प्रचार प्रसार हो रहा है और उसकी उपयोगिता बढ़ते जा रही है, जो हिंदी भाषा को हम कहें कि वैश्विक भाषा बनाने में एक सहायक सिद्ध हो रही है। हिंदी भाषा की वैश्विक भाषा बनाने में अगर कुछ एक विशिष्ट कारण, एक प्रमुख कारण है तो वह प्रयोजनमूलक हिंदी ही है। प्रयोजनमूलक हिंदी के शब्द विभिन्न क्षेत्रों में घुस करके हिंदी के विशेषता को स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो आज हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा, उसके स्वरूप, उसके विविध क्षेत्र और उसके विशेषताओं पर चर्चा किया। बाकी अगले चरण में हम इसके और तथ्यों को लेकर के आप सबों के समक्ष आएंगे। धन्यवाद।